हर देश का एक विशेष कल्चर, खान पान, वेशभूषा, भाषा और जीवन शैली होती है। पर आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। आइए जानते हैं उस देश के बारे में कुछ रोचक बातें। कथा संगम में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं जापान की, जिसे हम लैंड ऑफ राइजिंग सन या उगते सूरज की भूमि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो मेइजी काल, जो कि 1867 से 1912 तक चला, उस काल में सबसे ज्यादा तरक्की हुई। इसके पहले तक जापान छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बटा हुआ था, पर जैसे ही मेइजी काल आया तो एक जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी की बात होने लगी। पर यह काल समाप्त होने तक जापान एक समृद्ध देश बन चुका था, क्योंकि जापान में ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लोहा, पीतल, तांबा आदि नहीं मिलते, तो उन्हें यह सब आयात करना पड़ता है। इसी काल में महाराज मेइजी ने देश को समृद्ध बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम किया, जिसमें मुख्यतः शिक्षा व्यवस्था, डिफेंस ऑपरेशंस और शहरी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, पानी और ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया। और इसी काल में जापान ने चीन को युद्ध में हराकर ताइवान जापान में शामिल कर लिया था। पर बाद में रशिया, फ्रांस और जर्मनी के दबाव के चलते वापस करना पड़ा। जापान काफी तरक्की कर रहा था और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने का सपना भी देख रहा था। इसी के चलते उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने अमेरिका को कब्जे में करने के लिए पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और उसका खामियाजा उन्हें 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा में भुगतना पड़ा, जिसका वो आज भी भुगतान कर रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की दुर्घटना के बाद जापान पूरी तरह से टूट गया था। फिर जापान ने अमेरिका के पास जाकर सरेंडर कर दिया और सहायता करने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने सहायता की, पर शर्तों के साथ, और शर्त थी कि जापान अपने डिफेंस ऑपरेशन खत्म कर दे। जापान ने यह शर्त मान ली और ऐसा ही किया। वैसे तो अब जापान के पास कुछ करने को था नहीं, पर अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड से उन्होंने समस्या को भी एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने अपने डिफेंस के टॉप कमांडर को कहा कि वे सब बिजनेस पर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों से निवेश लाएं। और फिर जापानीज ने टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई क्षेत्रों में विस्तार किया। विदेशी कंपनियों से निवेश आने लगा और जापान एक समृद्ध राष्ट्र बनने की और फिर से बढ़ने लगा। उन्होंने कुछ सिद्धांतों का पालन किया, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्किल्ड लेबर का भी विशेष ख्याल रखा। कहानी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज के दौर की। वैसे तो हम सब जानते हैं जापान एक छोटा देश होने के बाद भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दोस्तों, अगर हम जापानीज मैनेजमेंट की बात करें तो उन्होंने एक से बढ़कर एक सिद्धांत दिए हैं, जिसको सारी दुनिया ने माना, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम, काइजन थ्योरी, क्योटो प्रोटोकॉल, पीडीसीए और न जाने क्या क्या। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जापान अपनी मैनरिज्म और कल्चर के लिए भी जाना जाता है। अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो स्कूल से ही छात्रों को स्वावलंबी बनाया जाता है। जापान दुनिया भर में कई अजीबोगरीब आविष्कारों के लिए भी जाना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि जापान खाने पीने में मामले में भी कोई परहेज नहीं करता। हमें और क्या सीखना चाहिए जापान से? शिष्टाचार, एक दूसरे के प्रति आदर करना, नेचुरल रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी एक राष्ट्र कैसे महान बन सकता है, इसके बारे में सीखना। इतना ही नहीं, शायद दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज भी जापान में ही हैं। अर्थक्वेक का एपिसेंटर भी बहुत बार जापान ही होता है। जापानीज लोग बहुत मेहनती और समय के काफी पंक्चुअल होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बुलेट ट्रेन कुछ सेकंड भी लेट होती है तो उसमें बैठे यात्रियों को डिले कार्ड दिया जाता है और यही कार्ड वो अपने ऑफिसेस में भी दिखा सकते हैं ताकि उन्हें कोई लेट ना समझे। दोस्तों, भारत देश युवाओं का देश है। हम भी बहुत कुछ जापान से सीख सकते हैं।
और अपने देश को भी सुपर पावर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत प्रतिभा है जिसका कि सही रूप से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। जापान से जुड़ी हुई आज की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।